नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ अहरवार, अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय हरदई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, जैव रासायनिक चक्र, प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण के बारे में देखेंगे। यह अध्ययन करने से हम यह सीखेंगे और यह परिणाम होगा कि हम पर्यावरण की बुनियादी बातों के बारे में लिखने में सक्षम होंगे, पर्यावरण के महत्व को बताने में सक्षम होंगे, पर्यावरण की समस्याओं की पहचान करने में सक्षम होंगे, पर्यावरण की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। अब हम परिचय देख लेते हैं। शब्द पर्यावरण जो है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिवेश या घेरना या आसपास का वातावरण। तो वातावरण किसी भी जीव के चारों तरफ जो भी जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक जो कारक होते हैं वे सभी मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र जो है कार्यात्मक इकाई होती है, जिसमें जीव अपने आवास के साथ जो है इंटरेक्शन करता है, क्रिया करता है। पर्यावरण जो है विभिन्न विषयों का अध्ययन इसमें हम किया जाता है और ये विभिन्न विषयों से मिलकर बना है, जिसमें भौतिक, जैविक, विज्ञान आदि हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, पादप विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, खनिज विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक भूगोल आदि जो है इसमें शामिल है। पर्यावरण के चार जो है संगठक है और पर्यावरण चार मंडल से मिलकर बना होता है, जिसमें से मुख्य है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। स्थल मंडल ये पृथ्वी की भूपरपटी है। ये सबसे बाहरी जो है पृथ्वी का भाग है जो ठोस होता है, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें मिट्टी और चट्टानें आदि पाई जाती हैं। फिर दूसरा मंडल है जल मंडल। यह मंडल जल से मिलकर बना होता है और जल इस मंडल में तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें बर्फ और द्रव जल और जल वाष्प इसके जो है अलग अलग रूप है। पृथ्वी की सतह पर जल जो है 75% भाग जो है कवर करता है। फिर अगला मंडल है वायुमंडल। यह मंडल वायु से मिलकर बना होता है। वायु गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती है। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% उपस्थित होती है। ऑक्सीजन उसके बाद जो है 21% उपस्थित होती है। इसके बाद जो है ऑर्गन गैस है 0.9% और फिर उसके बाद जो है अन्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज 0.03% और अन्य गैसें भी है जिनके बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जो है गैस में होती है। फिर यह वायु अधिकतर जो है क्षोभ मंडल में होती है। ये पृथ्वी की सतह का सबसे नीचे का स्तर है। इसके बाद जो मंडल आता है वह जीव मंडल है। जीव मंडल जीवों से मिलकर बना होता है। इसमें जीवन पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में जो जीवन पाया जाता है उसको एक साथ हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल से जो है स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल इंटरेक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं और जीवन को आगे ले जाने में मदद करते हैं। सभी मंडल एक दूसरे से जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जिससे पर्यावरण जो है बना हुआ रहता है। यहाँ पे अलग अलग चार स्फीयर दिखाए गए हैं, जिसमें बायोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इकोसिस्टम जो है जीवित जीवों और निर्जीव जो है कारकों से मिलकर बना होता है और ये जो है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई बनाता है। और इसमें जीव जो है पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैविक कारक कहते हैं। यह उपभोक्ता और उत्पादक, अपघटक आदि हो सकते। इसके अलावा इनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाएं भी आती है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, कंपटीशन और प्रिडेशन, परजीविता, सहजीविता। तो ये सभी जो है जैविक कारक में आते हैं। अगला कारक है अजैविक कारक। तो यह पारिस्थितिक तंत्र का अगला कारक है, जो कि भौतिक और रासायनिक
कारकों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, मृदा, जल, कार्बनिक पदार्थ आदि आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है, हमें पता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक भी दो यानी कैटेगरी में बटा हुआ है, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक में प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब आदि आते हैं। वहीं रासायनिक कारक पुनः दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जल, वायु आदि आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आते हैं। जैविक कारक में उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं, और अपघटक जो कि मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु का अपघटन करते हैं और उनसे जो है ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं पारिस्थितिक संगठन का स्तर कि इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला जीव है, तो उसके बाद यदि उसकी संख्या बढ़ती है और एक समूह का निर्माण होता है तो उसे हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे हाथियों की जनसंख्या, मनुष्य की जनसंख्या, जब जो है जीव ज़्यादा संख्या में उपस्थित। समुदाय, जब अलग अलग जाति के जीव अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं तो उन्हें एक साथ हम जो है समुदाय कहते हैं। जैसे वन का पारिस्थितिक तंत्र देखें तो उसमें वृक्ष, हिरण, शेर आदि मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है भौतिक रूप से परिभाषित स्थान से जुड़े जीवों की विभिन्न समुदाय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं, और ये जो है आवास से संबंधित होता है। बायोम जो है एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो है समान जलवायु या भौगोलिक परिस्थितियों का सतत क्षेत्र है, यानी ये पारिस्थिति, इसमें कई पारिस्थितिक तंत्र जो है आते हैं। फिर अगला जो है जीव मंडल। तो जीव मंडल हम पढ़ चुके हैं, इसमें जो है सभी समस्त जीव आते हैं जो पृथ्वी पर उपस्थित है, जो मिलकर जीव मंडल बनाते हैं। तो यहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि सिंगल इंडिविजुअल जीव है, फिर वह संख्या में बढ़ता है तो जनसंख्या कहलाता है। फिर जो है अलग अलग जीवों की जो है जनसंख्या मिलकर जो समुदाय का निर्माण करती है। यह समुदाय एक आवास में रहता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जो इकोसिस्टम कहलाता है। जब ये भौगोलिक क्षेत्र जो है पृथ्वी में अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है तो उसे हम बायोम कहते हैं। एक बायोम में एक समान जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाएगी। फिर विभिन्न बायोम में उपस्थित जीव जो है बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीव जो है बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं जलवायु तथा मौसम। तो जलवायु जो है हम एक ज़्यादा अवधि में ताप, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, हवा, वर्षा, वायु के कणों और मौसम संबंधी जानकारी के रुझानों का हम अध्ययन करते हैं। जबकि मौसम में हम लगभग 2 सप्ताह तक की अवधि या हर दिन जो है ताप हो गया और वर्षा हो गई और वायुमंडलीय दाब आदि का जो है इसमें अध्ययन करते हैं। तो मौसम एक विशिष्ट वायुमंडलीय क्षेत्र में एक विशिष्ट समय पर होने वाली सभी घटनाओं का संग्रह है, जो कि हर दिन या जैसा कि कहा 2 सप्ताह तक लिया जाता है। फिर जलवायु जो है लंबे समय तक, जैसे 1 महीने में कितना मौसम कैसा रहा या 1 साल में मौसम कैसा रहा, तो उसको इकट्ठा हम जलवायु कहते हैं। फिर अगला है जैव भू रासायनिक चक्र। तो जीवन कई वैश्विक जैव भू रासायनिक चक्रों पर निर्भर होता है, जिसमें पानी, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि शामिल हैं। यह तत्व जो है ये जीवों में जाते हैं और जीवों में जाने के बाद पुनः वातावरण में लौट आते हैं। तो ये चक्र चलते रहता है। ये तत्व मृदा में उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं और जीव इनका उपभोग करते हैं। जीवों में यह आते हैं और जीव जब मृत हो जाते हैं या फिर उत्सर्जन करते हैं तो उसके द्वारा ये वातावरण में पुनः जो है वापस पहुंच जाते हैं और एक ये चक्र चलते रहता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार का है, वायुमंडलीय और मृदीय। वायुमंडलीय में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया।
तो ये गैस के रूप में जो है वायुमंडल और जीवों के बीच में जो है चक्रित होते रहते, चक्र इनका जो है वो पूर्ण होता है। फिर मृदीय चक्र है, तो ये मृदा में अपना जो है चक्र और पूर्ण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम आदि ये मृदा में खनिज तत्व के रूप में पाए जाते हैं और इनका चक्रण जो है मृदा के द्वारा होता है। मृदा से जीवों में जाते और फिर जीवों से वापस से फिर मृदा में आ जाते हैं। अगला है जैव विविधता। तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को जैव विविधता या जैविक विविधता कहा जाता है। आनुवंशिक विविधता हो सकती है, प्रजातियों में विविधता हो सकती है, पर्यावरण में विविधता हो सकती है। ये सभी विभिन्नता जो है एक साथ जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता जो है काफ़ी ज़रूरी है यदि पारिस्थितिक तंत्र को हमें बनाए रखना है। यदि जैव विविधता विलुप्त हो गई तो पारिस्थितिक तंत्र जो है अस्थिर हो जाएगा, जिससे जो है जीवमंडल जो है जीवमंडल अव्यवस्थित होगा और जीवन जो है जीवन का उससे जो है नाश हो सकता है। तो इसके कारण क्या है जिससे जैव विविधता विलुप्त होती है? एक तो आवास का नष्ट होना, जैसे जंगल में आग लग गई तो आवास नष्ट हो जाते बहुत सारे जीवों के, पेड़ पौधे के। फिर संसाधनों का अतिदोहन, पर्यावरण संसाधनों का एक संग्रह है जिसमें बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन हम अधिक उसका यदि दोहन करने लगे तो संसाधनों में कमी आती है, जिसके कारण जैव विविधता में भी जो है कमी देखने को मिलती। आक्रामक प्रजातियों का संकरण जो है, मान के चलो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया किसी प्रजाति को और वह प्रजाति अन्य दूसरी प्रजातियों को डोमिनेट कर रही है या उन्हें पोषण प्रदान नहीं कर पा रही, सारा पोषण यहीं ले रही है, तो जिसके कारण क्या होता है कि दूसरी प्रजाति में पोषण की कमी हो जाती है और उन्हें पोषण नहीं मिलता और वो नष्ट हो जाती है और इस प्रकार विलुप्त होने के कगार पर यह विलुप्त हो जाती है अंत में। आनुवंशिक क्षरण, डीएनए में किसी भी तरीके का यदि चेंज आता है तो उसके कारण भी वह जाति जो है नष्ट हो सकती है और विलुप्त हो सकती है। प्रदूषण, प्रदूषण के कारण बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त हो रही हैं, तो प्रदूषण भी जो है जैव विविधता को विलुप्त करने का एक कारक है। अचानक जलवायु परिवर्तन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अधिक तापमान बढ़ जाता है तो जो कम तापमान में रहने वाले जीव है वह जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है जैव विविधता विलुप्त होने लगती है। अब हम देखेंगे अगला, प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन शब्द का अर्थ है आपूर्ति का स्रोत। प्राकृतिक संसाधनों में जल, वायु, मिट्टी, खनिज, कोयला, वन, फसलें, वन्यजीव आदि जो है आते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक नवीनीकरणीय और दूसरा जो है गैर नवीनीकरणीय। तो नवीनीकरणीय के अंतर्गत इन संसाधनों का हम जो है निरंतर नवीनीकरण जो है कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है पानी हो गया या जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए, यह आते हैं, लेकिन अति दोहन से ये जो है ये संसाधन जो है नष्ट हो सकते हैं। तो प्रतिबंधित यदि हम उपयोग करें तो ये नवीनीकृत किए जा सकते हैं। गैर नवीनीकृत ये केवल एक ही बार उपयोग किए जाते हैं, उसके बाद ये जो है नष्ट हो जाते हैं, जैसे धात्विक खनिज है और जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद हम आगे का दूसरे लेक्चर में देखेंगे।